रेलोकेटे की एक और एपिसोड में खुशामदीद। आपने खूबसूरत सा इंट्रो देखा जो कि साकिब भाई की 6-7 घंटे की मेहनत है। साकिब भाई थैंक यू, अच्छा था। थैंक यू। अच्छा जी। गुड तो जॉब। हाँ वैसे वाकई अच्छा यार, व्यूअर्स को वैसे तो खैर पता होगा, लेकिन एक बार मैं ये इटरेट कर दूं बात। आजकल जो है वो साकिब भाई बेचारे जो है वो लोन लोन रेंजर की तरह सारे रेलू कट्टे पे लगे हुए हैं। तो पहले तो जब हम करते थे घर पे बैठ के हसीब के यहाँ या साकिब भाई का करते थे शो, तो अगला 1-1.5 दिन मैं लगाता था एडिटिंग में, और एक वो बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होता था, तो वो मेरे 1.5-2 दिन उसमें लगते थे, कभी कभार ज्यादा भी लग जाते थे। बट मेरा तो उससे फारिग हो गया, जब से ये काम चल रहा है। हसीब जो है वो टाइम लगाता है रिसर्च में सबसे ज्यादा, और मैं फिलहाल जो है वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो साकिब भाई और आप काफी सिनेमॉन क्यों मेहनत। खा रहे हो यार? आप सिनेमॉन खा रहे हो, उसमें क्या है? यार सिनेमॉन से सॉरी, आपको एक स्टोरी एक बताऊं क्या हुआ कल। सिनेमॉन तो मैंने खाया, उसके बाद आई डोंट थिंक कि सिनेमॉन था या क्या, क्योंकि सिनेमॉन बकिया लोगों ने भी घर में खाया। कल रात को 4 बजे जो मुझे उल्टियां शुरू हुई हैं। आज अच्छा, मैंने सिक डे लिया था आज, तो आज ये काफी हालत खराब। ये लाइव जा रहा है और ये मैं साथ भाई को भेजूंगा। नहीं, सिनेमॉन तो बकिया लोगों ने भी खाया था, और घर में बाकी बाकी खाना भी सबने खाया था। मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि किससे हो सकता है। रात को 3 बजे थोड़ी हार्ट बर्न हो रहा था, तो मैंने फ्रीजर में कभी नहीं, वो कोने में एक जमी हुई पुरानी आइसक्रीम पड़ी होती है, सही सही। मैंने वो निकाल के 20 सेकंड माइक्रोवेव कर कर खाई थी। मुझे लगता है कि उससे ये कुछ हुआ काम। है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो खैर चलो। चलिए जी, शो को शुरू करते हैं। आज बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो एक दफा की चैंपियन रह चुकी है। लास्ट टाइम हसीब कौन से नंबर पे थी? यार वो लाहौर कलंदर वाले नंबर पे। नहीं, और लॉर्ड कलंदर अंदर वाला कभी सेकंड लास्ट नहीं आई भाई। नहीं, पहले पहले 2 सीजन की बात कर रहा था मैं। हाँ नहीं, पहले 2 सीजन में भी लास्ट ही थी। हाँ तो 5th नंबर था ना। हाँ, 5th था। अच्छा जी, चले तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि सिर्फ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की एक चीज है, सबको ही पता है कि यार ये एक उन्होंने जो है सेलिब्रेट किया है पूरी फ्रेंचाइज को। नदीम उमर साहब ने जो है उसको इतना हर जगह फैला दिया है। डिफरेंट लीग्स में भी उन्होंने ग्लैडिएटर्स के नाम डाल के दूसरी टीम्स ली हैं। सो इट्स बिकम अ वेरी बिग एंड वेरी पॉपुलर ब्रांड। सो इट्स वेरी इंपेरेटिव कि वो दोबारा जो है टीम ऊपर आए, क्योंकि अगेन उनका ब्रांड इतना बड़ा और फॉलोइंग इतनी बड़ी बन गई है। तो एनीवेज लेट्स सी। हसीब हमारे जो है वो इन हाउस रेजिडेंट ग्लैडिएटर फैन है, सो आज फोकस थोड़ा उन पर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद तो प्लैटिनम कैटेगरी कौन करेगा? हसीब करेंगे? हाँ सीप जी, करेगा। और सीप, मैं तो सोच रहा था आज आप कोई पर्पल कलर की शर्ट पहनेंगे। सर वो असल में हुआ ये कि मेरे पास तो थी कोयटा ग्लैडिएटर की भी शर्ट। हाँ, वो किधर गई? लॉकडाउन ने ऐसा काम किया कि क्रिकेट बची नहीं, और वेट जो है अब वो भी कंट्रोल में नहीं रहा। और वो यार ये शर्ट बड़ा मसला हो गया है वैसे। अब वो शर्ट सिर्फ मेरा बेटा पहन सकता है। मेरे तो पहनने, मैं अगर पहन लूंगा तो बड़ा बेहुदा लगूंगा यहाँ पे। ऐसा ही चक्कर है यार। तो अच्छा जी। सो अच्छा साकिब भाई, आपने जो मुझे इमेजेस भेजी थी उसमें क्या हमारे पास प्लैटिनम कैटेगरी की अलग इमेज है इसमें? यार वो देखते रहो, मगर ये बिल्कुल ठीक लगा दिया आपने कि यार कोटा ये ठीक है ग्लैडिएटर यार, स्वाद इसी लगा इसी को दिया है। लेके चलो, इट्स फाइन। और चलो ओवर टू हसीब। हाँ जी। चलिए जी। तो पहले बात कर लेते हैं चौधरी गेल साहब की। अम, चौधरी गेल इनकी इस मरतबा प्लैटिनम की पिक थी कोयटा की विद इन द ड्राफ्ट। अगेन नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड। गेल आपको पता है क्या, एक बड़ा नाम है T20 का, और आई थिंक वन ऑफ द प्लेयर्स जिनके लिए ये फॉर्मेट बना है। भी यू कैन कंसिडर आफरीदी वन, गेल इज वो गेल उसमें सब, फिर दूसरे दूसरे नहीं, पहले नहीं तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आएंगे गेल, बेसिकली समझ लें। छक्कों के बादशाह, और लाइक ही इज गेल लाइक। हाँ ये है कि इस वक्त 41 ईयर्स ओल्ड, 41 साल उम्र है। तो उम्र काफी है, लेकिन छक्के उसी तरह है चल रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक 12 बॉलों पे 50 रन की इन्होंने T10 में। तो he has that still has that power, still has that ability to score sixes. कैरियर स्ट्राइक रेट देखें स्टिल 146। छक्के आई थिंक 1001 छक्के सिर्फ T20 में लगा चुके हैं। 1000 से ज्यादा छक्के लगा चुका है ये बंदा। तो अगेन ही हैज हिज ओन पेडिग्री। मैं क्या बताऊं यार, मैं ज्यादा ये बता सकता हूँ कि रीसेंट फॉर्म उसकी कैसी रही है। Recent form has been up and down mostly.
जो दुबई लीग हुई थी उसमें तो ही परफॉर्म रियली वेल, बट उसमें वही था, इसको द बेसिक इशू विद गेल नाउ बिकॉज ऑफ हिज एज, इसको मैनेज करना पड़ता है, इसके गेम्स मैनेज करने पड़ते हैं. ही कैन नॉट प्ले बैक टू बैक गेम्स बिकॉज ऑफ हिज एज. सेकेंडली फील्डिंग में भी इसको यू हैव टू हाइड हिम अराउंड. आपने फाइन लेग पे आपने इजाजत ले लिया, इसको वहां पे आपने खड़ा कर दिया, आपको हाइड करना पड़ता है. रनिंग बिटवीन द विकेट का भी आजकल जरा स्लो है. रनिंग बिटवीन द विकेट का भी. अच्छा हसीब इसमें हमने एक चीज पहले इस तरह की बात की थी. तुम्हें क्या लगता है कि जैसे पहले आया था और कुछ करके नहीं गया था, उसके बाद एक दफा पिक ही नहीं हुआ, तो गिवन द ईगो ही हैज, कि तुम्हें लगता है कि ये, या आप दोनों को लगता है इस बार ये कुछ प्रूफ करने की उससे आएगा कि यार हाँ, कि गेल ने पीएसएल में अभी तक इम्पैक्ट नहीं बनाया अपना, उसने बखिया लीग में इम्पैक्ट बना चुका है, तो उसके एक दिल में होगा कि हाँ मैं कुछ करके अपना मार्क छोड़कर ही जाऊं. Yeah, do you really think with someone of Gale's pedigree, does he really care कि उसकी PSL में performances हैं या नहीं? यार ईगो जो होता है ना इंसान का, वो बड़ी खतरनाक चीज होती है. वो आपको ले डूबती भी है और अक्सर बड़े काम भी कर जाती है. तो ये इसका ईगो बहुत ज्यादा है. यार इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो यही है कि इस दफा इसके स्पोर्ट्स मैनेजर ने बताया है कि वो ही वांट टू प्रूव, और वो फॉर्म में आना चाहता है, और वो आइडियली वर्ल्ड कप भी खेलना चाहता है. वर्ल्ड कप खेलना है, और वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो अपनी परफॉर्मेंसेस शो करना चाहता है. मगर ओवरऑल ठीक है, उसने कल एक अच्छी इनिंग्स तो खेली है हसी, मगर ओवरऑल मैं देख रहा हूँ रिफ्लेक्सेस उसके काफी स्लो हो चुके हुए हैं. अच्छे यॉर्कर्स, एक यूएई का उस दिन एक प्लेयर था, वो दक्कन ग्लैडिएटर से खेल रहा था नबील भाई की टीम से, उसने यॉर्कर मारा गेल को. हालांकि यूएई का आम सा बॉलर था, मगर नहीं नजर आगे पड़ी बॉल उसको नहीं नजर आ रही, नहीं खेल पा रहा. उसके रिफ्लेक्सेस अगर आप पिछली इनिंग्स भी देखें, हाँ उसने कल 84 जरूर बनाए, लेकिन उसके अलावा उसके स्कोर्स है 1-2 9 5 4 12. आज भी कुछ नहीं किया उसने, एक इनिंग्स के अलावा वो टोटली फेल है जी. लेकिन ये था कि उसने आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. आई रिमेम्बर किंग्स 11 की तरफ से एक मैच में उसने 99 रन बनाए थे, उससे पहले उसने 50 बनाई थी, तो बैक टू बैक उसकी 50s थी. स्कोर्स उसके अच्छे रहे हैं, और वो भी कहीं आईपीएल कहीं पर दुबई में हुई थी या शारजा में तो नहीं हुई? कहीं दुबई में भी थी, शारजा में भी थी. जो इसने 99 बनाया था वो तो अबू धाबी में बनाया था. अच्छा, अबू धाबी में इसने शारजा में 50 मारी थी. सही. तो इसी तरह लाइक परफॉर्मेंसेस हैं, तो आई एम होपिंग कि जब ये आए तो जाहिर सी बात है, इसने अगर खेलना भी है T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, तो होपफुली ही परफॉर्म्स फॉर क्वेटा. मेरी तो ख्वाहिश यही होगी, ख्वाहिश मेरी यही है, उम्मीद मेरी ज्यादा नहीं है बेसिकली. लेट्स जस्ट पुट इट दैट. सही. ठीक है, तो ये था गेल. इसके अलावा साकिब भाई, इफ यू वांट टू ऐड प्लीज ऐड, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. आगे चलें, आप गेल पे बात मैं भी करूंगा इन द एंड. चले जी, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सरफराज के ऊपर, जो इनके कैप्टन है. सरफराज रिसेंटली लेटली ही हैज बीन अ ट्रैवलर मोस्टली. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सरफराज हैज बीन हिज कि वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहा है अभी पिछले दिनों में, क्योंकि वो टीम के साथ ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स रिजवान के होते हुए उसकी टीम में जगह नहीं बन रही. उसके अलावा उससे पहले उसने रीसेंट मैचेस अगर देखें तो लास्ट इसने मैच खेला था अराउंड नवंबर में, वो भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में. तो उसमें भी ही वाज उसकी फॉर्म अप एंड डाउन ही थी. कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था. ओवरऑल अगर पीएसएल की बात, तो like I'm looking at his stats from national T20 at this point in time. 21.37 की एवरेज से 171 रन बनाए थे. स्ट्राइक रेट 131.53 था, which is good strike rate again for someone who bats like सरफराज. लेकिन अगेन बहुत ज्यादा रन्स नहीं किए, कोई बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म भी नहीं थी इतनी. तो लेट्स सी क्या हालात है. एक ही 50 थी पूरे टूर्नामेंट में, तो उसमें देखना है कि हाउ ही कम्स बैक. द बेसिक इशू इज अगेन कि मैच प्रैक्टिस क्या है, मैच फिटनेस तो होगी, लेकिन मैच प्रैक्टिस क्लोज टू नन. अच्छा हसीब, इसमें सरफराज की अकॉर्डिंग टू यू बीइंग द क्वेटा फैन, हाउ मच डू यू थिंक कि उसकी कप्तानी जो है वो बहुत मैटर करती है इस टीम के लिए? यार इन द फर्स्ट couple of editions, in fact in the first 3-4 editions,
his captaincy played a really important role in Quetta's success. और चौथा एडिशन तो जीता भी है। चौथा एडिशन जीता भी है, तो उसने कप्तानी से तो ऑफ कोर्स लीड किया है फ्रंट से। उसने उन लड़कों से परफॉर्मेंस निकलवा ली जिससे कोई और नहीं निकलवा सका। उमर अकमल, अहमद शहजाद की मिसाल अगर मैं दूं, वो किसी और टीम में इतना नहीं चले। he got them to perform, he gave them the confidence, he played them in the team। तो अगेन इसमें मैं सिर्फ सरफराज का हाथ नहीं कहूँगा, मोइन खान का भी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन खेल तो सरफराज की कैप्टनसी में रहे थे। एंड द बॉयज हु हैव एक्चुअली प्लेड अंडर हिम, अगर आप उनके फीडबैक लें, हसन अली की बात कर लें, रोटी गैंग का आप दे आर बिग फैन ऑफ सरफराज। They've always backed Sarfaraz, they've always cared for Sarfaraz। तो again from captaincy point of view, हाँ फील्ड में थोड़ा वो एग्रेसिव रहता है, बट वो उसको अपनी मैन मैनेजमेंट आती है। ओके, चलो मूव ऑन। दूसरी बात मैं कहूँगा, अभी ओवरऑल अगर पीएसएल को देखा जाए कि थ्रू आउट द इयर्स इसकी परफॉर्मेंसेस पीएसएल में कैसे रही है, तो 28 की एवरेज है, अराउंड 600 अराउंड 850 के करीब रन स्कोर किए with a strike rate of around 125, which is again for someone like Sarfaraz, जिसके अराउंड जो एक कंसोलिडेटर है, सिंगल डबल लेने वाला प्लेयर है, it's fine। could have been better and should have been better, but again it is what it is। टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सरफराज भाई, एनीथिंग आपने कोई ऐड करना हो? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी सिंध की तरफ से काफी अच्छा, ये सिंध काफी पाकिस्तान कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसमें सरफराज खेल रहा था या नहीं? क्योंकि मैंने सिंध का कोई मैच नहीं देखा। क्या ये कैप्टन था? कप, नेशनल कप नहीं, he was traveling with the team। He was traveling with the team। वो तो साउथ अफ्रीका के साथ उसमें या पहले न्यूजीलैंड में था वो। बिल्कुल, इसने आखिरी मैच ही फर्स्ट क्लास खेला है, और वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का वो भी नवंबर में, 6 नवंबर 2020 को लास्ट मैच इसने खेला था। उसके बाद इसने क्रिकेट ही नहीं खेली है। ओ, यानी कि उधर साइड मैच भी नहीं खेले न्यूजीलैंड में? साइड मैच भी नहीं खेले, कंपेटिटिव मैचेस भी नहीं खेले। तो दैट्स यही पॉइंट मैं रेज कर रहा हूँ कि अभी ये नहीं पता कि मुझे नहीं पता इसकी मैच फिटनेस क्या है। हाँ, ये मोटिवेशन जरूर होगी कि मुझे प्रूफ करना है, सही, बिल्कुल, या टीम में किसी तरह जगह बनानी है, तो वो मोटिवेशन जरूर होगी। लेकिन अब देखना ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि अब वापस पाकिस्तानी टीम में इसका आना जरा आसान होगा। तो एनीवेज, ये थे सरफराज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लैटिनम पिक which is Tom Benton। टॉम बेंटन अगेन मैंने जितनी क्रिकेट देखी है इनकी, आई एम येट टू बी इम्प्रेस्ड बाय हिम। हाँ, फ्रेंचाइज में इनकी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, T20 ब्लास्ट में काफी परफॉर्मेंसेस हैं, जिसकी बेसिस पे बड़ी हाइप क्रिएट हुई है इनके लिए। लेकिन मुझे अभी तक और पिछली पीएसएल में भी नहीं, ज़ल्मी की तरफ से भी नहीं चल सका था। जी, मैं खासतौर से सब कॉन्टिनेंट में अगर मैं इनकी देख रहा हूँ, इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट छोड़ें, जो इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंसेस थी, उसमें भी आई थिंक एक मैच में इसने परफॉर्म किया था। लेकिन अदर देन दैट यार अभी T10 में भी नहीं चल रहा ज्यादा। पहले मैच में 1-2 मैचेस में 40-30 किए हैं, उसके बाद से फिर फ्लॉप चल रहा है। और आज तो उससे बॉल भी टाइम नहीं हो रही थी। आज मैं सुबह मैच मैंने देखा लाइव, बॉल भी टाइम नहीं हो रही थी। T10 में वो 16 बॉलों पे 20 रन बनाए हैं। हाँ, वो आज मैं देख रहा था, बहुत उससे खेला ही नहीं जा रहा था। वो स्लो बॉल पे स्लो बॉल इसको ब्रावो उनके सारे बॉलर कर रहे थे, और बेंटन से वो ज्यादा अच्छी टाइमिंग नहीं हो रही थी। जी, और अगर मैं रीसेंट फॉर्म भी देखूं ना इसकी, तो जाकिर भाई पिछले 10 मैचों में मुझे एक भी 50 नजर नहीं आया। स्टार्ट से 50 नहीं है इसकी। और इन 10 मैचों में इसने कलंदर से भी खेला है, इसने टीम मॉर्गन से भी खेला है, जो इनका वो साउथ अफ्रीका में आपस में साइड मैचेस हुए थे, टीम मॉर्गन वर्सेस टीम बटलर के, उसमें भी खेल रहा था। और केकेआर की तरफ से भी खेल रहा था, तो केकेआर से भी इसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी इन आईपीएल। और यार ये जो ऊपर से रिवर्स स्वीप ये स्विच हिट मारता था, वो भी पता नहीं इसने समरसेट से तो लगाई थी, मगर ना पीएसएल में लगाई ना T10 में लगा रहा है। एग्जैक्ट, वो उसकी मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ ये सारे स्ट्रोक्स आते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो तो फिर हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। बट एनीवेज, लेट्स सी। मैं अगेन आई कैन प्रे फॉर हिम टू परफॉर्म अगेंस्ट क्वेटा। अगर मैं T20 का कैरियर स्ट्राइक रेट देखूं साके भाई, तो कैरियर स्ट्राइक रेट तो 152 है इसका। ठीक है, लेकिन वो 152 वाली इनिंग्स मैंने बहुत अरसा हो नहीं देखी विद एन बट
टू दैट पॉइंट एवरेज 28.48, तो रन्स तो ये तेज बना लेता है लेकिन इनिंग्स बड़ी नहीं खेल पा रहा। हाँ, इससे वो नजर आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। विल हैव टू सी। आई एम होपिंग के परफॉर्म करे कोयटा के लिए, क्योंकि कोयटा के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। बट देखना ये भी है कि आता भी है कि नहीं, क्योंकि इंग्लैंड हैज अ सीरीज, और अगर इंग्लैंड के लिए सेलेक्ट हो गया तो फिर ही विल ओनली बी अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, वो पहले तो 7 मैचेस के लिए तो अवेलेबल होगा, क्योंकि अब टेस्ट स्क्वाड में तो है ही नहीं, तो 7 मैचेस के लिए तो कंफर्म अवेलेबल है जी। तो ये अच्छा साकिब भाई आगे आप आउट ऑफ 10 हसीब क्या नंबर देंगे आउट ऑफ 10 प्लैटिनम कैटेगरी को इनकी? यार आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूँ और कंसर्न्ड हूँ, तो आई वुड गिव देम 6। सही, चलिए ठीक है यार, मैं डायमंड से स्टार्ट करता हूँ। डायमंड में यार इन्होंने 3 प्लेयर्स जो थे ना रिटेन किए हुए थे, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज और बेन कटिंग। तो मोहम्मद हसनैन का तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मोहम्मद हसनैन का तो आपको पहले ही पता है कि वो प्लेऑफ तक तो लीडिंग विकेट टेकर था। ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, मगर ओवरऑल उसने 2 दफा 4-4 के भी उसने चौके भी लगाए थे, 4 विकेट्स हॉल लिए उसने 2, और 9 मैचों में उसने 15 आउट किए थे। मगर हसनैन की सिर्फ एक प्रॉब्लम इस पीएसएल में थी कि वो उसकी इकोनॉमी बहुत महंगी थी। वाज 9 की इकोनॉमी से वो इतना एक्सपेंसिव रहा था। तो अदर देन दैट पीएसएल उसकी बहुत अच्छी गई थी इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग, और सेकंड अभी भी वो शाहीन अफरीदी बाद में लीडिंग विकेट टेकर बन गया, मगर उससे पहले तो यही था जी। हाँ, तो बिल्कुल। तो इसकी पाकिस्तान कप अभी जो रिसेंटली खेला है उसमें 5 मैचेस में 9 विकेट्स हैं, 9 विकेट्स हैं उसकी, उसने लिए हैं अभी, और 4.59 की इकोनॉमी, तो इकोनॉमी इसने ठीक कर ली है। तो फराज, आप हैदराबाद का कनेक्शन है, आप मोहम्मद हसनैन के बारे में क्या बोलेंगे कि कितना इंप्रूव कर रहा है? यार नॉट वेयर आई थॉट ही वुड बी बाय नाउ, क्योंकि जिस तरह वो आया था तो लग रहा था पोटेंशियल ज्यादा है। अभी तक मुझे ये उसी कैटेगरी में आता है कि टैलेंट है लेकिन उसको हीरे को तराशने की जरूरत है। और वो हसीब ने पहले भी आई थिंक एक रात पहले मेंशन की थी, ये बात मूसा हो गया, ये हो गया, नसीम हो गया, वही वाली बात है कि इन लोगों को थ्रो देम एट द डीप एंड होता है ना, कि वो डाल के समुद्र में डाल के बोलो कि अब तैरो, वाला सीन इनके साथ नहीं है। थोड़ा सा इनको पैम्परिंग की जरूरत है। और आई थिंक मैं वही कहूंगा, मैं जहां समझता था कि अब तक ये होगा, ही इज नॉट देयर। क्योंकि यार ये पिटता, जो उसको कुट बड़ी लगती है, मैंने जब भी इसको देखा ज्यादातर वो मार खाता रहता है। तो ये वैसे और अभी जब रिसेंटली इंप्रूव की है उसने अपनी, रिसेंटली मैं पाकिस्तान कप में उसको देखा था, हाँ, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग सिंध। सिंध मेरी टीम थी तो मैं फॉलो कर रहा था। तो उसने जो कुछ मैचेस खेले उसमें, स्पेशली न्यूजीलैंड के आने के बाद, उसमें इसने रन्स तो काफी नहीं दिए। और जिस तरह के वो ग्राउंड्स थे और जिस तरह की ग्राउंड्स मतलब यूज हुए पाकिस्तान कप में, उसमें हर कोई पिट रहा था, हर कोई पिट रहा था। इसकी इकोनॉमी सिर्फ एज आई सेड के सिर्फ 4.59 है। दी ओनली थिंग दैट आई सी, जो मैं ज्यादा देखना चाहता हूँ हसनैन से, वो है यॉर्कर्स। बिकॉज हसनैन का एक बड़ा मसला है कि शॉर्ट पिच करता है यार, बॉलिंग कराता है। हाँ, सिर्फ लेंथ बॉलिंग करता है, बॉलिंग कराई जाता है। हाँ, आपको वेरिएशन लाने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा यॉर्कर्स लाने की जरूरत है अपने गेम में। आई डोंट नो क्यों हमारे बॉलर से यॉर्कर्स खत्म हो गई हैं। यार यॉर्कर तो हसीब होता है। यॉर्कर तो मुझे लगता है कि मैंने कोई मेमो मिस कर दिया आईसीसी का, कि उन्होंने यॉर्कर बैन कर दिए हैं। ये मतलब कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज हो रही थी उसमें मिचेल स्टार्क या ये वो सारे, मतलब यॉर्कर मतलब मना हो गई है, या हफ्ते या वो ओवर में बाउंसर के हिसाब से एक मारना या कुछ, मुझे लगता है मतलब कि यॉर्कर कहाँ गई। मेरे बच्चे छोटे जो है, इनको मैं वीडियोस दिखाता रहता, वसीम वकार की और ये वो यॉर्कर्स की। जब जब इवन हम लोग किससे खेल रहे थे, इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेल रहे थे लास्ट टाइम, वो जो लग गई थी पार्टनरशिप, तो उस वक्त भी ये लोग मुझे कह रहे कि यॉर्कर क्या लिमिट होती है कि क्यों नहीं मार रहे। मैंने कहा यार मेरी समझ से बाहर है, क्यों नहीं मार रहे। ऐसा पाकिस्तानी आपकी कंडीशनिंग होती है, क्योंकि आप जो स्ट्रीट क्रिकेट खेले होते हो, आप 6 की 6 यॉर्कर मारनी होती है। आपको होता ही है कि यार मैं हर बॉल यॉर्कर कराऊं। यानी मेरा अब तक यही है कि मुझे करानी ही यॉर्कर है भाई, मुझसे और कोई बॉल होती ही नहीं है। यार वन ऑफ द रीजंस वसीम वकार कभी टेल को लगने नहीं देते थे। जब हम, मुझे पता होता था, आपको याद होगा 90s में जब 5 पाकिस्तान आउट कर लेता था तो पता होता था कि अगले 5 ने फॉरेन जाना है, क्योंकि वो पैडों पे यॉर्कर मार मार के क्लीन बोल्ड एलबीडब्ल्यू सारे खत्म हो जाते थे। तो वो चीज नहीं रही। एनीवे, हसनैन से आगे बात करते हैं यार, मोहम्मद नवाज की बात करते हैं।
मोहम्मद नवाज का ये कि ये 20 प्लेयर्स का जो बबल अभी साउथ अफ्रीका के जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है T20 का, उसमें इनका नाम आ गया बिलाकर बड़े अरसे के बाद। लेट्स सी कि ये फाइनल 16 या फाइनल 15 में या फाइनल प्लेइंग 11 में इनकी जगह बनती है नहीं, वो देखेंगे हम। तो इसका भी यार नवाज का ये कि प्लैटिनम कैटेगरी से लास्ट टाइम खेला था, आपको याद हो, हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर से पहले साल से खेल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं सिवाय पिछली पीएसएल में। पहले वो कामरान अकमल के हाथ चढ़ गया पहले मैच में, उसके बाद फिर वो बेंडंग के हाथ चढ़ गया, तो उसकी इकॉनमी तो सारी बर्बाद हो गई बेचारे की इस सीजन में। हालांकि अदर देन दोस 2 मैचेस उसकी बॉलिंग तो इकोनॉमिकल थी, मगर विकेट्स इसको ज्यादा नहीं मिल रही थी। तो अच्छा, नवाज का हमेशा से यही है कि इकोनॉमी, ही ऑलवेज प्लेड बेस्ड ऑन इकोनॉमी, और ये न्यू बॉल से भी बॉलिंग कराता था। हाँ। और विकेट कभी इसको ज्यादा नहीं मिलती, तो अभी भी इसको विकेट टेकिंग बॉलर कंसिडर ही नहीं किया है यार। फिर भी आप वहां पर यार अबू धाबी में तो छाया होता था, यूएई में, आपके ख्याल में वहां से जो पीएसएल शिफ्ट हुई है पिछले साल पाकिस्तान, इससे पाकिस्तानी पिचेस पे आके कोई इसको फर्क पड़ा है या क्या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद नवाज? देखिए साकिब भाई, आप अबू धाबी और अबू धाबी की खासतौर से दुबई की जो पिचेस हैं वो काफी स्लो हैं। हाँ। बाउंस भी उनका जो है वो वेरिएबल रहता है, जिसकी वजह से इनको फायदा होता था। पाकिस्तान में हमें लगता है कि हम लोग स्पिन फ्रेंडली हैं, लेकिन हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज मेड पिचेस जहाँ पे ट्रू बाउंस होता है। ठीक है, पड़ती है तो बैठती नहीं है इतनी, तीसरे चौथे पांचवें दिन जाके होते हैं। तो पाकिस्तानी पिचेस पे आपको जो है ना बॉलिंग थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ती है। मगर अभी इसका जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान नेशनल साइड में दोबारा आया है, इसका मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास भी अच्छा गया है, पाकिस्तान कप भी इसका रीजनेबल गया है। और कायदे आज़म ट्रॉफी में तो मैंने देखा था विद इवेंट, ही वाज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, मैंने सेंचुरीज देखी इसकी 2-3। उसके बाद पाकिस्तान कप में मैंने इतना फॉलो नहीं किया कि इसका क्या रहा है। T20 में आई थिंक ही परफॉर्म्ड वेल। तो यार इसका यही है कि इसने जो पीएसएल थी उसमें तो 9 मैचों में 6 आउट किए थे, 8.32 की इकॉनमी थी, तो इतनी मार वो जो कामरान अकमल और डंग से खाने के बाद भी 8.32, तो वो 2 मैच, इसका मतलब है कि बाकी मैचेस में इसकी इकॉनमी अच्छी थी। पाकिस्तान कप में यार ये भी 4 मैच खेले, इसने 5 आउट किए हैं और 4.16 की इकॉनमी है, विच इज वेरी गुड, तो बड़ा इकोनॉमिकल रहा है ये पाकिस्तान कप में भी। और नेशनल T20 में इसने 7 मैच खेले, 6 आउट किए हैं, मगर बहुत एक्सपेंसिव रहा था, 9.45 की इकॉनमी। मगर इस दफा नेशनल 20 कप में रावलपिंडी में हुआ था, तो उसमें बॉलरों की धुलाई तो बहुत ही हुई, और जितने कैचेस छोड़े गए थे और जितनी मिसफील्डिंग बाउंड्री पे हुई थी, तो सारे बॉलर्स बेचारे बहुत एक्सपेंसिव रहे थे वहां पर। तो लेट्स होप कि नवाज इस दफा डायमंड में इन्होंने उसको रिटेन किया, उसकी कैटेगरी प्लैटिनम से डायमंड हुई है, और तो लेट्स होप कि कोयटा के लिए परफॉर्म करे। तीसरे यार प्लेयर की बात कर लेते, बेन कटिंग भी रिटेन हुए। पिछली दफा इसने शुरू के 2 मैचेस तो बहुत अच्छे खेले थे, इसने कोयटा को मैचेस जितवाए, 2-3 सिर्फ बैटिंग से जितवाए थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, तो डायमंड में इसलिए उनको बिल्कुल ठीक रिटेन किया। तो पीएसएल में यार 7 मैचेस में इसने 146 रन किए थे, 29 की एवरेज थी, 189 का स्ट्राइक रेट था, बहुत मारा था इसने। और 7 मैचों में क्या फिनिशर का एक बड़ा जबरदस्त रोल इसने ले लिया था कि भाई मैंने फिनिश करनी है। मगर हसीब अगर आप याद रखो तो इसने जो कुछ परफॉर्म किया था इन द बिगनिंग ही किया था, पहले 2-3 मैचेस में, 3-4 मैचेस में, आखिरी 4-5 मैचेस में ये नहीं चल सका था ज्यादा। नहीं साकिब भाई, अगर आप वो मैचेस देखें तो उसमें ही वाज देयर, बट इसके पास सपोर्ट नहीं मिल रही थी इसको। हाँ ये भी है, ये था साकिब भाई, इसकी कोई विकेटें गिरे जा रही थी। इसकी इस बार मैंने नोट किया, इसकी फॉर्म जो है बड़ी कंसिस्टेंटली वहां पर वो मार रहा है। ये बिग बैश में जो इसने कंसिस्टेंटली स्कोर किया, नीचे आके उसको जब भी मौका मिला इसने काफी मारे हैं, उसकी क्लीन हिट। यार उसके 10 साल के बाद उसको ब्रिस्बेन ने निकाल दिया, तो उसको प्रूफ करना था कि भाई मुझे क्यों निकाला। अच्छा, अपनी खुन्नस निकाल रहा है। ये बाकी सब अच्छा, आपने फिर वीडियो चला दी है, फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जानी है। अभी नहीं, अब मैं वीडियो वो चला रहा हूँ जो कि बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनको हमारे शो से कोई लेना देना नहीं होगा। अब वो पाकिस्तान, वो इंडियंस और पाकिस्तानी वाले जो होते हैं ना वही लगाते हैं ज्यादातर। लेट्स सी केस पे नहीं होंगे। तो यार बेन कटिंग ये कि इसने बॉलिंग, इसकी जो है ना बहुत एक्सपेंसिव जाता है यूजुअली, और इस पीएसएल में भी
7 मैचों में इसने 8 विकेट्स तो मिल गई थी, मगर इसको तकरीबन 11 की इकोनॉमी से हसीब फेंटी लगी थी। तो ये भी शॉर्ट पिच करता है, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं, मीठा बॉलर है जी, मीठा बॉलर है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, और उस पे आप शॉर्ट पिच भी करा रहे हो, और इन पिचेस पे तो फिर you're basically asking for punishment। एग्जैक्टली। तो अच्छा, एक चीज इसमें साकिब भाई, हसीब इस पे ये बता दे दोनों कि इसकी अवेलेबिलिटी 100% है। हाँ, इसकी तो अवेलेबिलिटी 100%। इसको अगर वो, अब ये ना हो कि यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी कॉलिन मनरो वाला बहाना ना कर लें, क्योंकि उधर उनको क्वारंटीन सेंटर्स स्पेसिफिक चाहिए, जिसकी वजह से मनरो नहीं आया। अब ऑस्ट्रेलियंस ने अपना कोई बंदोबस्त करके रखा हुआ है या नहीं वापसी पे क्वारंटीन करने का, इसका मुझे ज्यादा पता नहीं है, मगर अभी तक तो न्यूज यही है कि खेल रहा है। अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके लिए नहीं, इसकी वो फियांसी के लिए बहुत तो नहीं आ रहा। बस यार मैं खत्म करने लगा हूँ फराज इसको। बस बिग बैश में इसका यार कि इसने 15 मैचेस में इस दफा 280 रन किए, 40 की एवरेज है, 156 का स्ट्राइक रेट है। तो फराज ठीक कह रहे थे, बिल्कुल मारा है। और 15 मैचेस में इसको सिर्फ 4 विकेट्स मिली हैं। इकोनॉमी इसकी डिसेंट गई है 7.65। तो डायमंड में यार बड़ी तीनों अच्छी रिटेंशन हैं, और बल्कि पिक्स और रिटेंशन दोनों कह लें तो आई विल गिव 10 out of 10 इन डायमंड। ओवर टू हसीब फारूकी फॉर गोल्ड। अच्छा जी, तो गोल्ड में स्टार्ट कर लेते हैं आजम खान से। आजम खान अगेन लास्ट ईयर, पिछले 3-4 सालों से कोयटा से ही खेल रहे हैं। लाइक ही हैज ओनली प्लेड फ्रॉम कोयटा। पिछले साल ही फाइनली अनाउंस्ड हिमसेल्फ ऑन द सीन कि हाँ भाई मैं भी हूँ, और उसके बाद से he's been performing elsewhere. The only thing that I think right now, again, performances तो है, लेकिन उन performances में consistency नहीं है इस वक्त। इस वक्त आजम खान से सुथरा हिटर, वैसे जो हिटें इसकी लगती हैं, जिस तरह की हिट्स इसने मारी हैं, जिस तरह के छक्के इसने मारे हैं, उतनी सुथरी हिट्स अभी बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीन में जो कि इतनी सुथरी हिट्स मार सकते हैं और इतनी लंबी स्पिनर्स को, मगर स्पिनर्स को ज्यादातर नहीं साकिब भाई, स्पिनर्स भी नहीं। मैं अभी मैंने लंका प्रीमियर लीग में भी इसकी बैटिंग देखी, और मैंने इसको अभी T10 में भी देख रहा था। T10 में तो कल तो इसने सारे फास्ट बॉलर्स की पिटाई की है। अच्छा, परसों जब इसने 50 मारी है। लेकिन द बेसिक जो मुझे इशू जो नजर आया ना, वो है इसका शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। बिल्कुल He is having issues with short ball. With the short ball, वही बिल्कुल शॉर्ट बॉल से इशू है। शॉर्ट बॉल में अगर ये हुक भी मारता है, बॉल खड़ी हो जाती है, कैच आउट हो जाता है, या ये टाइम ही नहीं कर पाता। वो स्पेशली अगर शॉर्ट बॉल इसके बॉडी के वेस्ट के ऊपर और बॉडी के करीब हो, इसे उठाई नहीं जाती। आगे पड़ेगी, गई। लाइक इसने इतना प्यारा ऑफ पे, लॉग ऑफ पे छक्का मारा था। यार उसमें पावर तो है ठीक ठाक, शर्जील जैसी पावर है उसमें, तो उसकी अगर लग गई तो फिर तो होता तो 6 ही है जी। खैर एनीवेज, ही इज अ टैलेंट, डेफिनेटली नीड्स ग्रूमिंग। अगर थोड़ी सी फिटनेस पे भी और काम कर ले, क्योंकि अगेन फील्डिंग, अभी विकेट कीपर तो बनेगा नहीं, इसने आउटफील्ड में ही फील्ड करनी है, तो उसके लिए इसको अपनी फिटनेस बेहतर करनी पड़ेगी। कल भी मैं परसों देख रहा था, बॉल नीचे से निकल गई भाई के, ये गिर गए थे, पकड़ नहीं पाए थे। तो थोड़ा सा है इशू उस तरह। नेशनल T20 में अभी रिसेंटली बात कर लेते थोड़ी सी पाकिस्तान में। नेशनल T20 की मैं इसलिए बात करूं क्योंकि वो पाकिस्तान में ही हुआ था, और ये PSL भी पाकिस्तान में होनी है, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंसेस ज्यादा, कंपैरिजन वो ज्यादा बेहतर बनता है। 11 मैचेस खेले थे, 268 रन बनाए थे एट एन एवरेज ऑफ 26.8 with a strike rate of 168.55, 19 छक्के 23 चौके। तो अगेन बच्चे में है, टैलेंट है, कैपेबिलिटी है। यार ये मैं देख रहा था उस दिन, मोहम्मद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसने भी इसका नाम विकेट कीपर्स जो हमारे पास हैं, मोहम्मद वसीम तक इसका नाम पहुंच गया हुआ है, और ही इज कंसीडरिंग हिम एज ए फ्यूचर विकेट कीपर। हाँ, लाइक अच्छा, हसीब इसका मैंने तो नहीं देखा, ग्लवर कैसा है? ये ग्लवर का लाइक 1-2 इंस्टेंसेस में तो अच्छा रहा है। लाइक इट वाज गुड, इनफैक्ट डाइव भी मारी है इसने यार, लाइक लेग स्टंप के बाहर डाइव मार के इसने कैच पकड़ा। इनफैक्ट वो एज लग के जो जा रही थी बॉल लेग स्टंप से बाहर, और उसने वहां डाइव मार के कैच पकड़ा। तो यार मैं सही बताऊं कि ये बेचारा जब डाइव मारता है तो दर्द मुझे होती है कि यार इस बेचारे को दर्द हुई होगी, वो ठम करके जाके वो डाइव तो लगा लेता है,
मगर वो ये है कि वो दर्द मेरे दिल में होती है। Glove work is not bad. To your question, फराज, अभी T10 की बात कर लें तो 6 मैचेस में 24 की एवरेज से इसने कोई 120 रन बनाए, लेकिन इसका जो स्ट्राइक रेट है वो है 206.89। तो भाई आई मीन से द लीस्ट ग्रेट पावर हिटिंग कैपेबिलिटी, कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी आ जाए तो आई थिंक इससे बेहतर पावर हिटर अभी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। जिसका, और जो कि हमने पहले बात की थी कि इसका हमारे पास बहुत बड़ा फुकदान है पावर हिटर्स का, पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। इसी वजह से इसका नाम जो है नेशनल T20 के सेटअप में आ रहा है। बहुत सारे लोग पुश भी कर रहे हैं। जहां पर आसिफ अली को हमने इतने मौके दे दिए, मेरे ख्याल में इसको भी देके ट्राई करना चाहिए। साकिब भाई, अगेन मैं वही बात कहूंगा कि यार हमें थोड़ा सा इनको रगड़ा दे के फिर लेके आए तो। हाँ वही ना, रगड़ा देने के बाद ही कह रहा हूँ। आसिफ अली कौन सा 20-22 साल की उम्र में आया था यार? आसिफ अली भी तो 27-28 साल में आया था। मैं ये नहीं कह रहा कि 27-28। मुझे जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, क्योंकि हम इन बच्चों को ले आते हैं टीम सेटअप में और 1-2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम ही इनको गालियां देना शुरू कर देते कि ये देखो यार। अभी इसका ये भी तो चक्कर है ना कि ये अभी तक ये लीग्स में, प्राइवेट लीग्स में परफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक के लिए मोहम्मद वसीम के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि जब तक ये फर्स्ट क्लास में या नेशनल T20 में उधर परफॉर्म नहीं करेगा तब तक वो पिक नहीं कर सकता। कर तो सकता है साहिब भाई, लाइक हमारे सब कुछ हो जाता है। यू जस्ट नीड टू बी, हाँ ये भी है, at the right place at the right time and know the right people. So तो anyways, तो ये तो थे आजिम खान। हाँ फिर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं नसीम शाह। अगेन नसीम शाह की टैलेंट के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं पहले भी, और नसीम शाह लाइक एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिम, बट हमने इसके साथ भी, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि हमें टैलेंट तो मिल जाता है, लेकिन हमें उस टैलेंट को ग्रूम करना, उसको इस काबिल बनाना, उसको वो कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। नसीम को अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल गई, आप उसको लाइमलाइट में भी ले आए, लेकिन उस लाइमलाइट में किस तरह उसको हैंडल करना है, उसकी मुझे जो लगता है अब वो जिस तरह आप उसको ले तो आए, उससे एक्सपेक्टेशंस भी आपने बढ़ाई, लेकिन उसकी वो एक्सपेक्टेशन अब उसके ऊपर एक प्रेशर बढ़ गया। He hasn't really, unfortunately, in the last couple of series, Naseem hasn't performed. वो मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन इतनी बना ली गई कि वो अब लोग जो है लेबल कर रहे हैं कि he is a failure, which is not, क्योंकि लड़का बच्चा अभी young है, he needs to learn, he needs to go through the rigors of domestic cricket before he can be brought into. हाँ, हमारे यहाँ सुपरस्टार्स बन गए थे पहले, वसीम अकरम, आपने इमरान खान ने स्ट्रीट से उठा के ले आया था इमरान जमान को, लेकिन यार आप ये भी तो देखें ना कि वो उनको कौन लेके आया था और उनको किस किस्म का माहौल और एनवायरनमेंट मिला था, और वो खुद कितने स्ट्रीट स्मार्ट थे और कितने कॉन्फिडेंट थे। हर बंदा ये अपनी लाइन लेंथ क्यों नहीं ठीक कर रहा? मतलब कि इतने मैचेस आपको मिल गए हैं, उसके बावजूद आपकी एक शॉट होती है, एक वाइड होती है, एक ओवर पिच होती है। समझ नहीं लग रही कि इतने मैचेस हो गए हैं, आप एनसीए में भी रहे हो, आप फर्स्ट क्लास भी खेले हो, उसके बाद ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों आई? भाई कितने फर्स्ट क्लास खेले हैं? लाइक उसने 9 तो मैचेस खेल लिए टेस्ट फर्स्ट यार क्लास खेले तो है। मुझे याद है कि इसको फवाद आलम को आउट करके जो माफी मांग रहा था वो। मैं आपसे बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास में 9 टेस्ट मैच खेले और उसने टोटल फर्स्ट क्लास खेले 18, तो 9 उसमें से टेस्ट मैचेस हैं। 9 मैचेस खेल के फर्स्ट क्लास के वो टेस्ट मैचेस में आ गया, उसको आप ले आए हैं, ठीक है, और उसमें उसको ले आके आपने खड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में कि चल भाई करा बॉलिंग। नहीं यार, पाकिस्तान में भी हैट्रिक की थी उसने। भाई पाकिस्तान में हैट्रिक की थी, सेकंड इनिंग में की, लेकिन अब यू हैव टू गिव हिम टाइम, यू हैव टू गिव यू उसको उस पूरे प्रोसेस से लेके जाना जरूरी है कि भाई किस कंडीशन में कैसी बॉलिंग करानी है, आगे करानी है, पीछे करानी है। नहीं, आई एग्री विद द रैशनल के थोड़ा सा इसी वजह से मैं तो टेस्ट कैप देने से पहले मैं तो वैसे ही चाहता हूं कि किसी भी बंदे ने 15-20 कम से कम भी फर्स्ट क्लास 2 या 3 सीजन खेल के फिर टेस्ट कैप मिलनी चाहिए, इस तरह की मिल जानी चाहिए। मगर कई लोग जल्दी पिक कर लेते हैं यार। शाहीन अफरीदी ने कितनी फर्स्ट क्लास खेली हुई थी जब उसने डेब्यू किया, उसने तो पहले दिन से इंप्रूव किया है। अच्छा, इसमें साकिब भाई हसीब एक चीज बताया, मेरा जो उसमें नजरिया है नसीम शाह को लेके,
जब वो शुरू में आया तो ये था कि टेयर अवे फास्ट बॉलर, हमें नया शोएब अख्तर फलाना मिल गया, तो उसकी आपने आइडेंटिटी बना दी फास्ट बॉलर। फिर जब हम न्यूजीलैंड में गए, जब न्यूजीलैंड में जाकर अब बॉलर वही है, वो 135 से जो है वो उससे ऊपर उसकी पेस नहीं आ रही, तो आप या तो कप्तानी पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको समझाओ बिठा के, भाई यार तूने 2 से 3 ओवर का स्पेल, 4 ओवर का मैक्सिमम स्पेल करना है एक वक्त में, और तूने सिर्फ जो है ना वो आउट एंड आउट पेस पे जाना है। क्योंकि अगर लाइन एंड लेंथ के बॉलर चाहिए, साकिब, हमारे पास डोमेस्टिक में लाइन एंड लेंथ के बॉलर तो काफी पड़े हुए हैं, ताबिश हो गया, फलाने हो गया, इमरान खान हो गया, उसको उठा ले आप, तो लाइन एंड लेंथ तो ऐसे बहुत है हमारे पास। ये जोफ्रा आर्चर जब आया था, जोफ्रा आर्चर का भी जो है वो इस तरह का थोड़ा सा, हालांकि उससे ऑब्वियसली बहुत बेहतर बॉलर है, लेकिन जोफ्रा आर्चर का एशेज में यही सिंड्रोम था कि उसको बोला लेके आए थे टेर अवे फास्ट बॉलर, वो एकदम से जो है वो लाइन एंड लेंथ और ऑफ स्टंप पे 135 140, तो उसको बड़ी गालियां पड़ी। उसको यही बोला कि भाई लाइन एंड लेंथ के लिए तो इंग्लैंड में हमारे पास लाइन लगी हुई है बॉलर की, जो 135 पे बॉल करेंगे, तुम्हें लाए हैं फास्ट बॉलिंग करने के लिए, डराने के लिए लोगों के, तुम वही काम करो। तो इसका तो वही फिजिकली आई थिंक ही इज ऑल देयर। मेंटल उस पे टफनेस की हंसी वाली बात सही है कि उस पे मेंटल टफनेस पे उसकी मेंटल की जो एक टारगेट सेट किया जाए कि तुम्हें ये करना है, रोल वेल डिफाइंड रोल जब प्लेयर का होगा ना, तब वो और अगेन ये कम्स बैक टू द राइट थिंग, वो जो आप लोग बोल रहे थे, सही बोल रहे थे कि वो इमरान खान था, और वो उसको मैन मैनेजर, एक कप्तान जो होता है वो मैन मैनेजर होता है वो, तो अगेन if he has a good captain, I hope Babar Azam is able to bring the best out of him. Defined role होगा, मैन मैनेजर अच्छा होगा ऊपर, तो टैलेंट की तो कमी नहीं है उसमें। यार आपको इसकी मिसाल नहीं मिल जाती है? मैं वो एक छोटी सी मिसाल है, इन बैटिंग करने आया था न्यूजीलैंड में अब्बास भाई, मैंने ही संभालना है, मैं ये बताने मैं भी ये बोलना चाह रहा था, डांट पड़ जाएगी। डांट पड़ तो जाएगी। माइंडसेट आपने देखा है कि उनका वो डरे हुए बच्चे नहीं डरे नहीं हुए यार, वो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अभी तक अपने आप को छोटा बच्चा समझ रहा है, मतलब कि अब उसको अब वो मतलब कि काफी टेस्ट मैच खेल गया, नेशनल टीम से खेल रहा है, थोड़ा मैच्योरिटी। 18 साल तो उम्र नहीं हुई है, आप 18 साल का तो अभी हुआ है, तो छोटा बच्चा ही है ना वो यार। फिर वो बच्चा वापस डोमेस्टिक में जाएगा। साथ भी यही किया आपने, 16 साल की उम्र में जी डेब्यू करा दिया उसको, 16 16.5 17। किसको क्या हुआ? हसन रजा। हाँ 14 साल में करवाया था यार, 14 साल 14 साल आपने उस्मान सलाउद्दीन के साथ क्या किया? हाँ वो कई यार देखो, कई चल भी जाते हैं, कई नहीं चलते, तो बस बात ये है कि आइडियली तो हम यही चाहते हैं कि कुछ इनको 2-3 फर्स्ट क्लास सीजन होने चाहिए टेस्ट कैप से पहले। तो एनीवेज अभी ये भी देखना है कि नसीम, बहुत बात लंबी हो गई, लेकिन नसीम का भी ये भी देखना है कि इसकी फिटनेस कहाँ है। आई डोंट नो, क्योंकि फिटनेस का भी इसका इशू है यार, ये बस 2 मैच खेलता है, 1 मैच में बैठता है, फिर 1 मैच के लिए आता है, फिर 2 मैच बैठता है। पिछली दफा भी कोयटा से ये ऑन एंड ऑफ ही खेल रहा था जी, और न्यूजीलैंड से आने के बाद इसने कोई मैच नहीं खेला है। हाँ। तो डेफिनेटली आई थिंक ही इज गॉन बैक टू नेशनल कोचिंग सेटअप, वहां पे गया हुआ है या फिर क्या है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पिछले साल कोयटा का मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर था जी, पिछले साल था, लेकिन अब इस साल क्या हालात होते हैं क्या देखना है, लाइक उसकी मेंटल कंडीशन, कॉन्फिडेंस क्या है, मैच फिटनेस क्या है, आई डोंट नो। आई थिंक ये पीएसएल में जाके खेलेगा, क्योंकि अब आगे तो क्रिकेट में नजर नहीं आ रहा, T20 में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका क्लब, इसके बाद पीएसएल है, तो लेट्स सी हाउ ही कम्स बैक। चले जी आगे बढ़ जाए, बहुत लंबी बात हो गई, 38 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। फराज तो आपकी हो गई सारी गोल्ड? नहीं जी, अभी तो रन मशीन, तो फिर आप ही नेक्स्ट रन मशीन उस्मान खान चिनवारी हमारा शीनू भाई जो है वो लाइक he's been the most popular player of PSL. I mean there are moments that he's created a lot of moments in PSL, especially the no ball moments. यार एक चीज मैं वार्न कर दूं वसीम, ये T10 में भी बहुत नो बॉल्स कर रहा है। जी हाँ, T10 में भी बहुत नो बॉल कर रहा है। अभी तो मैं आपको स्टैट्स खींच के बताता हूँ जो मैंने खींचे हैं। तो एनीवेज इस वक्त जो हालात है, लास्ट पीएसएल की बात करूं तो आपने मेरे शीनू से सिर्फ 12.5 ओवर कराया, वो ओवर कराए साकिब भाई लाहौर कलंदर से। यार इसको टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड से रिकवर करके आ रहा था, तो 1-2 मैचेस इसने जब लगवा दिए तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर ने भी कहा कि आप बाहर ही बैठे हैं आप।
नहीं खैर उसमें मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन ऑफ एरर दूंगा क्योंकि बीमार था और बीमारी के बाद आया था तो कमजोरी भी थी, लोबिया भी नहीं मना हुआ था उस वक्त, तो 11.45 के रन रेट से इसने इकोनॉमी रेट से जो है 147 रन दिए थे 12.5 ओवर में, 12.5 ओवर्स में, विकेट कोई भी नहीं ले सका था। तो बट अगर नेशनल T20 की बात करें तो उसमें उसने 7 मैचेस खेले थे, 10 विकेटें ली थी। I think he was the third highest wicket taker from KPK after Shaheen Afridi and Wahab Riaz. वैसे एक बात बताऊं सीब, ये जो प्लेयर है ना ये फराज का फेवरेट टॉपिक है, मगर टाइम बचाने के लिए नहीं बोल रहा वो। और इसका इकोनॉमी रेट 8.8 था एज यूजुअल क्योंकि रन अभी थोड़ा सा हम और बोले ना वो टूटी टैंकी वाली बात ले आएगा वो। लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलूंगा शिनवारी की, लाइक ही इज एक हिडन टैलेंट है, आप लोग जो मिस कर गए। बेसिकली ही इज बीन सिलेक्टेड इन क्वेटास टीम फॉर हिज बैटिंग। हाँ मैंने पता चला मुझे जी, और क्योंकि इसका बैटिंग जो है आप अगर आप T20 देखें तो इसका बैटिंग स्ट्राइक रेट है 140.29 विद एन एवरेज ऑफ 18.8, एक नंबर 9 और 10 बैट्समैन। यार इसने लाहौर कलंदर की तरफ से इस सीजन में इस्लामाबाद के खिलाफ 4 छक्के किसी को लगाए थे इसने। जी 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 मुझे याद है बिल्कुल। तो आप हल्का ना लीजिएगा। हाँ। उस्मान would surprise you with his batting in this next PSL। चलें जी, तो ये तो हो गई गोल्ड को आउट ऑफ 10 रैंकिंग देनी है आपने? मैं असल में चले आप कहते तो मैं 7 नंबर दे देता हूँ। चले ठीक है, चलें यार सिल्वर कैटेगरी से बात कर लेते हैं, जरा शो को देते हैं स्पीड ताकि फराज भी थोड़ी सी जान पकड़े। फराज की जान निकलती जा रही है और वक्त गुजरता जा रहा है। यार सिल्वर में 5 प्लेयर्स हैं, अब्दुल नासिर, कैमरन डेलपोर्ट, कैस अहमद, अनवर अली और जायद महमूद। पहले अब्दुल नासिर की बात कर लेते हैं। ये लास्ट ईयर भी कोयटा का बच्चा है और इनकी प्रोडक्ट है उमर एसोसिएट की। इन्होंने वहां पर टैलेंट से जो प्लेयर्स सेलेक्ट किए थे पिछले साल उससे आया था। पिछले साल पहला मैच भी खेला था। बैटिंग तो इसकी नहीं आई थी मगर इसने 3 ओवर्स में 26 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं मिली थी। उसके बाद फिर इसको क्योंकि इमर्जिंग से फिर आजम खान ही खेलता चला गया और फिर अब्दुल नासिर की बारी नहीं आई थी। मगर कोयटा का वाहिद प्लेयर, इस दफा भी कोयटा का प्लेयर यही है, तो उस चक्कर में हो गया। बाकी ये कि डोमेस्टिक में यार ये बलूचिस्तान से सेकंड 11 से खेल रहा था, कोई 4-5 मैच ही खेला, कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है अभी क्योंकि सेकंड 11 से एक इनिंग्स में इसने 24 रन किए थे और टोटल एक ओवर इसको मिला है। फिर ये गाल ग्लेडिएटर्स से लंका प्रीमियर लीग में लेके गए थे, वहां पर भी इसको कोई मैच नहीं मिला। उसके बाद कर लेते हैं कैमरन डेलपोर्ट की। कैमरन डेलपोर्ट का यार हम सबको पता है कि PSL के अब वो बन चुके हैं, बड़े फेमस प्लेयर, कहीं ना किसी टीम में हमेशा होते हैं। लाहौर कलंदर, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर कराची किंग्स और इस दफा कोयटा ग्लैडिएटर। सिल्वर में दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट पिक इन सिल्वर क्योंकि कैमरन डेलपोर्ट पूरी दुनिया की लीग्स खेलता है, तो इससे मेरे ख्याल में चल पा रहा। क्या चीज? T10 में तो नहीं चल पा रहा है। हाँ T10 में ज्यादा नहीं चला मगर ओवरऑल ये कि वो सारी लीग्स खेलता है और वो रीजनेबल स्कोर कर लेता है। जिस तरह मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसने पिछली PSL में ज्यादा नहीं चल सका था कराची किंग्स से, मगर 8 मैचों में 178 रन किए थे, 121 का स्ट्राइक रेट था इसका। और बॉलिंग में एक दफा आपको, वैसे तो बॉलर नहीं है वो बेचारा मगर वो बेन डंक के हाथ चढ़ गया था। वाइटलिटी ब्लास्ट में यार ये आपको पता है कि वाइटलिटी ब्लास्ट उधर से खेलता है, ससक्स से खेलता है आई गेस। 10 मैचों में इसने 222 रन किए, 24 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक रेट। और T10 में बस एक अच्छी इनिंग्स खेली है, ज्यादा अभी नहीं चल सका, मगर ये कि T10 में आई गेस ओपनर आ भी नहीं रहा वो, ये ओपनर ज्यादातर ये ही लाइक टू प्ले ओपन अप नहीं। वो एक मैच में उसको ओपनर भेजा था, अगेन उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं है, उसके अलावा वो नारायण को खिलाने की कोशिश करें, वो 0 पे पहली बॉल पे आउट हो जाता है T10 में। ओ अच्छा, ये वो नबील भाई की टीम से दक्कन ग्लैडिएटर से खेल रहा है। दक्कन ग्लैडिएटर से सही हाँ, मेरे ख्याल में दक्कन ग्लैडिएटर से खेल रहा था ये। तो यार यही है, मगर ये कि इज अ वेरी गुड पिक फॉर अ सिल्वर, वो चलेगा इंशाल्लाह। तीसरा प्लेयर कैस अहमद, लेग ब्रेक गुगली फॉर बॉलर फ्रॉम अफगानिस्तान। यार ये भी अभी तक 20 साल का ही है फराज। ये इनके प्लेयर्स की उम्रें क्यों नहीं बढ़ती? वो जिसको भी देखो वो अंडर 20 होता है। ये फराज से आपने क्यों पूछा? फराज का यार फराज को वो कहता है कि राशिद खान की तो दाढ़ी 20 साल की है। यार चक्कर ये है कि हम लोग के पास शाहिद अफरीदी, तो हमारा कहने का ज्यादा मुंह बनता नहीं है, लेकिन
तो क्या चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एज को खैर क्या करें अफगान अब आपकी शायद नजर ना हो, हसीब की नजर होगी एज पे, ये तो कुछ भी नहीं है साकिब भाई। अफ्रीकन फुटबॉलर्स की एज के जो आप स्कैम्स देखेंगे ना, आई डोंट नो इफ हसीब ने उसकी नजर से। साकिब भाई एक प्लेयर था, आपको एग्जांपल देता हूँ, इटालियन लीग में खेल रहा था। हाँ, उसको उसको जो है वो नया एज अ न्यू प्लेयर रिक्रूट किया गया और उसकी उम्र थी कोई 18 साल। तो हाँ, उसका ऑफिशियल पासपोर्ट निकला, वो 44 साल का था। उफ तौबा। तो यार ये एक वो कजन भी तो था ना क्या, जिसने जिसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने अपनी यूट्यूब वीडियो बना के भेज दी थी कि मैं इस अफ्रीकन फुटबॉलर का कजन हूँ। हाँ, अली दाई वॉज ना, क्या नाम था कुछ, ये दिया अली भी है कुछ हसीब एक मुझे जमाने में नहीं मुझे आईसीसी नहीं लाइव टेस्ट करती होती थी, वो लड़कों को कलाइयों से पकड़ लेते थे, उसका क्या बना, इनका नहीं होता? यार असल में मुझे लगता है अफगानिस्तान, क्योंकि पहले तो इनके पास सारों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और या हाँ, पासपोर्ट होते थे, तो हाँ। जब अफगानी उनकी उम्रें स्टार्ट ही तब से हुई है जब वो अफगानी कार्ड, नेशनल कार्ड वगैरह बनना शुरू हुए, तो सही। वो मेरा ख्याल से वजह है। चले यार, अच्छा, कैसा मतलब कैस आगे अहमद, चलते हैं। कैस अहमद की अगर बात करें, देखें बैटिंग में भी बुरा नहीं है वो। हाँ, एक T20 50 है उसके पास। हाँ तो हाँ बैटिंग भी कर लेते हैं, लेग ब्रेक गुगली भी है, दुनिया की सारी लीग्स इस टाइम पे खेल रहा है। आईपीएल का तो मुझे पता नहीं, मगर ये कि सीपीएल, बीपीएल, पीएसएल, एक दफा मुल्तान ने भी पीएसएल 4 में इसको सिलेक्ट किया था, मगर अफगान बोर्ड ने आने नहीं दिया था। एक टेस्ट मैच भी खेल चुका है, एक T20 भी खेल चुका है अफगानिस्तान की तरफ से। तो ओवरऑल इसका जो बॉलिंग रिकॉर्ड है, 65 मैचेस खेल गया 20 साल की उम्र में, 74 विकेट्स हैं और 7 की इकोनॉमी है। और ये बैटिंग में आपने सही बोला कि अनवर अली को वो जो 3 छक्के लंका प्रीमियर लीग में लगाए थे, वो इसी ने लगाए थे 3 बॉल पे, और अनवर अली जो था वो बेचारा, उसकी टीम बाहर हो गई। एनीवे, आगे चलते हैं यार, अनवर अली की बात कर लेते हैं आगे, इससे अगला प्लेयर ही अनवर अली है। अनवर अली हसीब यार, मुझे अनवर अली जो है वो रेलू कट्टे का ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर है। यार यार हसीब, अनवर एक अली बात बताओ कि बॉलिंग से रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेता? यार पहले हसीब एक बात, मेरे क्वेश्चन का एक आंसर दो, जब तक आप नहीं दोगे, कि आप मुझसे क्वेटा पूछेंगे कि उसकी और कौन सी, उसके अनवर पास अली कौन सी में वीडियो है? एमओयू कौन सा साइन हुआ है? वो वीडियो है कोई, वो कौन सी? हैट्रिक वाली, अंडर 19 वाली? कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो है कोई, जो कि जिसकी वजह अच्छा, से वो कॉम्प्रोमाइजिंग वाली। अच्छा ठीक है यार। यार आप एनीवे, अनवर अली अगेन, आप उसको हल्का ले रहे हैं। इस वक्त जो है वो टॉप बैट्समैन है, टॉप स्कोरिंग बैट्समैन है डेक्कन ग्लैडिएटर्स का। T10 में 45 की एवरेज से खेल रहा है, और कोई 190 to 200 की उसकी स्ट्राइक रेट है। यार मैं इसकी बॉलिंग में इसके स्टैट्स ढूंढता रहा, आपने बैटिंग निकाल दी है। वो वेरी तो गुड। बॉलिंग में भी आप इसी को कर लें, 45 के इकोनॉमी रेट होगा, और बॉलिंग में अगर 45 हो गया तो फिर तो बहुत मार पड़ेगी, एक ओवर में 36 बनते हैं यार मैक्सिमम। मसला है कि वो, मैं उसको वही देख रहा था कि उस दिन ऑन एन एवरेज 39 रन्स देना उसके लिए कोई मसला नहीं। 2 ओवर में 39 रन्स। हाँ, वो बस यार, आपको पता ही आपको क्रिकेट ये कि लीग वो में। पिटता है, वो फिर पिटता चला जाता है। हाँ, वो बस क्या करें यार। अब बात ये है कि पिछली पीएसएल में वैसे था नहीं ओरिजिनल स्क्वाड में वो उमर अकमल, आपको याद होगा कि उमर अकमल का मसला हो गया वो वाला लास्ट मोमेंट पे, तो फिर इन्होंने इसको सिलेक्ट किया था उसकी जगह रिप्लेसमेंट में। उमर अकमल की रिप्लेसमेंट इन्होंने अनवर अली को लिया था, मगर इसको ज्यादा मैचेस, सिर्फ 3 मैच ही मिले थे जिसमें इसने 30 रन किए थे, और उन 3 मैचों में इसको कोई एक भी विकेट नहीं मिली थी, और इसकी इकॉनमी 12.5, 12.5 की एवरेज से मार खाई थी। ओवरऑल सारी पीएसएल्स अगर निकाल लें तो वो बेहतर है कुछ रिकॉर्ड के। 35 मैचेस खेला पीएसएल्स में, 23 विकेटें हैं और 8.67 की इकॉनमी है, तो इट्स बेटर देन 12। तो आगे चलते हैं यार। मगर मुझे वैसे अनवर अली की समझ नहीं लगी कि इस तरह के रिकॉर्ड पे इनको गोल्ड में, इनकी कैटेगरी जब वो जो दुनिया जाके कैटेगरीज करती है तो गोल्ड में क्यों इनकी कर देती है? गोल्ड सिल्वर है तो सिल्वर में हुआ ना। नहीं, मगर वो तो सिल्वर में इन्होंने रेलीगेट करवाया उसको, अदरवाइज ये ओरिजिनल कैटेगरीज की गोल्ड ही थी, आई इन्होंने थिंक रेलीगेट बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट इट्स किया। बैटिंग प्रोविस, क्योंकि बैटिंग में वो यानी ऑलमोस्ट 144 का, अभी पिछले दिनों जो T10 का मैच हुआ था बैटिंग की वजह से, मे बी 144 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, है और लोकल, हाँ, तो उस चक्कर में ये ले गया था मैच। आखिरी ओवर में बस वो एक छक्का और लग जाता इससे, तो आखिरी ओवर में ये ले गया था मैच उनसे। चले 5वां प्लेयर की बात कर लेते हैं। जायद महमूद 32 साल के दादू में पैदा हुए, हैदराबाद हॉक से खेलते रहे, हैदराबाद से ज्यादा क्रिकेट खेली है। तो फराज, एक और प्लेयर है हैदराबाद के, हसीब बता सकते हैं हसीब, ये
असल हैदराबाद मतलब कि ये प्रॉपर हैदराबाद के रहने वाले हैं, ताकि ये फराज को एक और कुछ ये है, मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि खेले हैदराबाद से, लेकिन ये है जहांगीर था या मुझे नहीं मेरे ख्याल में ठट्टा की तरफ का था ना ये। नहीं सांगर की तरफ। मैं ये नहीं वो आप मिक्स कर रहे हो हसीब, वो हम उसकी बात कर रहे थे नुमान अली की। वो नुमान अली थे। वो नुमान अली, ये जाहिद महमूद की बात कर रहा हूँ मैं। जाहिद महमूद का यार मुझे ये भी हैदराबाद हॉक्स से खेलता रहा और हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेला हुआ है। एनीवे पिछले साल ये कीमो पॉल की, आपको याद होगा, कीमो पॉल की जगह पे रिप्लेसमेंट इन्होंने, हालांकि सप्लीमेंट्री कैटेगरी में कीमो पॉल था तो जिसमें एक फॉरेन भी ले सकते थे, तो फॉरेन प्लेयर की तरफ नहीं गए और इन्होंने जाहिद महमूद को पिक किया। लेग स्पिनर है, ज्यादातर इकोनॉमिकल रहते हैं, मगर एक ही मैच इनको मिला था लाहौर कलंदर के खिलाफ और बॉलिंग के लिए इंतहाई साजगार पिच थी, जिसमें समित पटेल ने ऊपर के 5 आउट कर दिए थे कोयटा के। मगर हम समझ रहे थे कि जब जाहिद महमूद आएगा तो ये आज ये भी अच्छा चलेगा, मगर ही वेंट वेरी एक्सपेंसिव। जाहिद महमूद दादू से हैं। हाँ वो तो मैंने बताया कि दादू से है, मगर क्रिकेट इन्होंने हैदराबाद से खेली सारी। हैदराबाद से भी खेली है, लाड़काना बुल्स की तरफ से भी खेली है इन्होंने। तो वही उसे बेसिकली मोस्टली वाइट बॉल बॉलर, वनडे और T20 के ही स्पेशलिस्ट बॉलर ज्यादा माने जाते हैं। हैज वैरायटी, गूगली भी करा लेते हैं, स्ट्रेटर वन भी करा लेते हैं और लेग स्पिन भी करा लेते हैं, तो गुड चॉइस। डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया है तो बिल्कुल। तो इनको बस वो इस मैच की बात बता रहा था, लाहौर कलंदर के खिलाफ इन्होंने बस 3 ओवर किए थे, 26 रन पड़े थे, कोई आउट नहीं मिला था, हालांकि जितनी वो पिच स्पिन कर रही थी उस पर इनको मिलना चाहिए था। पाकिस्तान कप में 10 मैच में 19 आउट किए हैं, 4.73 की इकोनॉमी, एक्सीलेंट पाकिस्तान कप इसका गया। टॉप परफॉर्मर, ही वाज द टॉप परफॉर्मर। सेकंड परफॉर्म आएगा, सेकंड नंबर पे है शायद स्पिनर्स में। आसिफ अफरीदी शायद मेरे ख्याल में टॉप किया उसने। जी दूसरे नंबर पे ये है। अच्छा, एनीवे नेशनल T20 भी अच्छा गया था, 9 मैचों में 12 आउट किए थे, 8.51 की इकोनॉमी से। तो ये मेरी सिल्वर पिक्स खत्म हो गई। सिल्वर पिक्स में चले मार्क्स नहीं देते यार, इतने ज्यादा प्लेयर होते हैं, उनको किस तरह रैंक करें। आप चलें इमर्जिंग की तरफ। जी, इमर्जिंग में आई विल बी टू वेरी क्विक। पहली बात कर लेते हैं साइम अयूब की। साइम अयूब अगेन ये उसी पाकिस्तान अंडर 19 की क्लास है जिसमें से आपको हैदर अली, रोहिल नजीर और वगैरह मिले, तो उन्हीं के साथ, हैदर अली के साथ बेसिकली ओपन करते थे पाकिस्तान अंडर 19 के लिए। परफॉर्मेंसेस एज ही हैजंट बीन डूइंग वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। अभी सिंध के सेकंड 11 से खेल रहे थे, उसमें भी कोई आई थिंक 150 थी। 4 मैचेस खेले तो उसमें 150 थी, 55 का स्कोर। उसके अलावा एक में 0 किया था, 15 and 5 टोटल। इसने जो है कोई 75 रन बनाए थे, 18.75 की एवरेज से और 75 के स्ट्राइक रेट से। तो स्ट्राइक रेट भी नथिंग टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ। अगेन ये वनडे का सेकंड 11 का वनडे कप था उसकी बात कर रहे हैं, T20 में खेला नहीं था। तो देखना ये कि हाउ ही डज। आई डोंट थिंक ही वुड बी गेटिंग मच ऑफ द चांसेस, बट इफ ही गेट्स, क्योंकि एक तो ये टॉप ऑर्डर में खेलता है, नंबर 1 या नंबर 2 या 1 डाउन, तो मेरा नहीं ख्याल इसको इतनी जगह मिलेगी। हिस्टोरिकली PSL में ऐसे नंबर पे इमर्जिंग को सिर्फ हैदर अली ही खेला है, और वो क्यों खेला है वो आपको पता है, लाइक एवरीवन सॉ व्हाई ही प्लेड। तो ये तो है साइम अयूब। उसके बाद आ जाते हैं आरिश अली। आरिश अली अगेन इन्हीं के सेटअप से निकले, इन्हीं की प्रोडक्ट है, उमर एसोसिएट्स की, उनकी टीम से खेलते रहे हैं। वहीं से कोयटा ग्लैडिएटर में लास्ट ईयर भी थे। ही कैन क्या आई थिंक राइट हैंड बैट्समैन है, और आई थिंक स्लो लेफ्ट आर्म है। साकिब भाई प्लीज कीप मी ऑनेस्ट, जो हमने इनकी लास्ट टाइम यूट्यूब की वीडियोस भी देखी थी। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सेकंड अगेन ये भी सेकंड 11 से खेल रहे थे। एक मैच में 4 विकेटें थी इनकी, 32 रन देके, जो अभी वनडे कप हुआ था पाकिस्तान का, उसमें टोटल इसने 6 विकेटें ली थी 4 मैचों में, तो नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। उसके अलावा जो मैच परफॉर्मेंसेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान अंडर 19 के। अगेन ये भी इसी के साथ पाकिस्तान अंडर 19 में खेल रहे थे साइम अयूब के साथ। तो
So he's performing well. Let's see. I don't know if he gets enough chances there. देखना है कि most probably या तो ये होंगे या फिर मुझे उस्मान खान का इतना नहीं पता, साकिब भाई आप बताएंगे उन दोनों में से कोई एक probably खेलेगा। उस्मान खान तो वैसे भी सप्लीमेंट्री में है, वो तो मैं कवर कर लूंगा। आपका तो मेरे ख्याल में हो गए दोनों, तो ये तो दोनों इमर्जिंग। सही, आगे चलते हैं ओवर टू सप्लीमेंट्री। तो यार सप्लीमेंट्री में दो प्लेयर्स इन्होंने पिक किए हैं, डेल स्टेन एंड उस्मान खान। डेल स्टेन के बारे में तो अब हम क्या कहें, ग्रेट बॉलर, उसके बारे में तो सारी दुनिया को पता है, उसके स्टैट्स बताने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, स्टैट्स जैसे भी हो, मगर फिर भी यार 38 का हो गया। मगर यार फराज, ये बेचारा 38 का होके पीएसएल में आया है। वी रियली वांटेड कि जो इस तरह के प्लेयर्स हैं ये थोड़ी सी अच्छी एज में आया करें। यार स्टेन का मेरे जब उसको इनिशियली सेलेक्ट किया गया तो मैंने यही कहा था कि ये जैसे फुटबॉल में लोग अपने आखिरी करियर में वो अमेरिकन लीग खेलने चले जाते हैं, ये उस तरह जो है वो छोटी लीग में खेलने आ रहा है। लेकिन व्हेन आई सॉ हिम परफॉर्म इन अदर लीग्स, लास्ट ईयर बिग मैच में भी खेला था, तो ही लुक्ड वेरी सीरियस एंड वेरी वेल कमिटेड। तो ही इज अ वेरी थोरो प्रोफेशनल। साकिब भाई हाँ, बड़ी लेट होकर आ रहा है, लेकिन ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स कि जब वो खेलता है तो वो जैसे गेल के लिए हम कहते हैं ना नॉन सीरियस एटीट्यूड, इसमें वो नहीं है। ये बड़ा कमिटेड और प्रोफेशनल होके लग के खेलता है। यार नहीं, अभी भी लेकिन ये छोटी लीग नहीं खेल रहा, इसने छोटी लीग खेलने से मना कर दिया है वैसे भी। यार अभी लंका प्रीमियर लीग के 2 मैचेस खेला जिसमें आजम खान के साथ फिशिंग कर रहे थे ये। नहीं वो तो लंका लीग में छोटी लीग खेलना छोड़ दिया साकिब भाई, ये अभी दुबई लीग को इन्होंने मना कर दिया। अच्छा, छोटी लीग असल वाली छोटी छोड़ दी है उन्होंने। तो नहीं, आई थिंक ही इज ओवरऑल साकिब भाई, डेल स्टेन जैसे प्लेयर जो है, ही इज वन ऑफ द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। तो अगर वो इस बात से मैं फराज आपकी एग्री करता हूं, जब वो खेलता है वो बहुत सीरियस होता है, सीरियस होके खेलता है, कमिटेड होके खेलता है। और इससे साकिब भाई सबसे बड़ा फायदा जो है ना, सिर्फ डेल स्टेन का होना जो है ना, हमारे नसीम शाह और हसनैन इन लोगों को बड़ा बेनिफिट करेगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बोला कि स्किल लेवल उनके पास है, उनके यहाँ पर जो है वो काम करने की जरूरत है। जब यहाँ से उनकी समझ लग जाएगी तो वो, और अगेन ये बहुत ही माइनर चीजें होती हैं। जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल थी यूट्यूब पे, वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया में, पुरानी वीडियो है, वो बैठा हुआ स्टैंड में मिचेल जॉनसन और ब्रेट ली और उसके साथ बैठे हुए, उनको बता रहा है यूं और यूं और यूं। तो वो छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन आपके पास जब बाकी स्किल सेट मौजूद होता है, ये फाइन ट्यूनिंग जब आपकी हो जाती है ना, तो ये फाइन ट्यूनिंग के लिए डेल स्टेन से बेहतर कोई हो नहीं सकता। अब यार डेल स्टेन के अलावा अगर आप एक और चीज देखें, उमर गुल, they've acquired him as a coach, as bowling consultant as well। तो दोनों का वहां होना, नसीम हसनैन, इनके आई एम होपिंग हसनैन अपनी यॉर्कर सीख ले उमर गुल से सिर्फ। यार वही तुम जो बात कर रहे थे अभी, उमर, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे यॉर्कर जो गायब हो गई, तो उमर गुल का जो आप लोगों ने नाम लिया, उमर गुल वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द आर्ट ऑफ बॉलिंग यॉर्कर्स। तो वो स्पेशली जो T20 के जमाने में वो 6 की 6 जो है जो अपनी पीक पर था, उमर गुल का मैंने पहले भी बोला था ना, उसका चक्कर ये हुआ था कि हम लोग, मैंने बात जिक्र की थी पहले कि जब हमारे आसिफ और आमिर पर बैन लगा था, तो उसको हमने लीड बॉलर बना दिया था, वनडे का भी, T20 का भी और टेस्ट का भी, तो वो बर्न आउट हो गया था बहुत जल्दी। अगर आप स्टैट्स भी उठा के देख लें, आप अगर परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें, आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर फास्ट बॉलर देन उमर गुल इन T20 क्रिकेट राइट नाउ। बिल्कुल, आज तक का नंबर 1 है वो अभी तक उसका यार। वो T20 वो बॉलर, मुझे याद है 2009-10 के जमाने में कमेंटेटर्स परेशान हो गए थे, उमर गुल T20 में रिवर्स स्विंग करना शुरू कर देता था 16वें 17वें ओवर में जाके। यार वो देखा नहीं था 2009 के वर्ल्ड कप में वो रोना शुरू हो गया था वटोरी हारने के बाद। न्यूजीलैंड 90 रन पे पूरी टीम आउट कर दी। क्या बोला था उसने भाई? वो कह रहा था कि वी विल सी कि इस तरह किस तरह हमारे अचानक पांव चोट हो गए, इतनी रिवर्स स्विंग किस तरह होगी, रो रहा था वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में। और ही वाज एलिगेटिंग बेसिकली ऑन उमर गुल कि इसने रिवर्स स्विंग में इसने कोई बॉल टेम्परिंग की है। चले, अच्छा खैर यार मैं डेल स्टेन पे इसीलिए लंबी बात की कि इस तरह का बड़ा बॉलर जो है उसको जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नसीम शाह के लिए, हसनैन के लिए, शिनवारी के लिए आइडियल मौका होगा स्टेल से कुछ अच्छे अच्छे गुर सीखने का। पिछली पीएसएल में सिर्फ 4 मैच खेले थे, सिर्फ 2 आउट किए थे, 7.63 की इसकी इकोनॉमी थी, तो ही स्टिल वेरी इकोनॉमिकल बॉलर इस एज में भी। ही वुड बी वेरी बेनिफिशियल, और ये कोयटा की बॉलिंग की प्रॉब्लम्स जो पिछली दफा आई थी उसको सॉर्ट कर सकता है। उस्मान खान का ये कि यार ड्राफ्ट की रात मेरी नबील भाई से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था इसका, तो उन्होंने बताया था कि हमारा उमर एसोसिएट का लड़का है, वैसे तो पाकिस्तान अंडर 19 से भी खेला हुआ है, और ये राइट हैंड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी कर लेता है पार्ट टाइम। तो ये जो कराची में रमजान टूर्नामेंट नहीं है, उमर एसोसिएट वगैरह कराते हैं हसीब, ये उनमें ये टॉप
मैन ऑफ द टूर्नामेंट वगैरह रहा हुआ है, तो पावर हिटर है बेसिकली, विकेट भी कर लेगा और छक्के चौके भी ठीक ठाक लगाएगा। तो यही हमारी आज और की। क्या ये लाइक इसकी मुझे नहीं पता एज क्या है, लेकिन क्या ये एज एन इमर्जिंग खेल सकता है? यार ये मैंने वैसे उसकी एज टू बी ऑनेस्ट मैंने चेक नहीं की कि इमर्जिंग खेलेगा या नहीं खेलेगा। 21 जनवरी को अगर ये 24 से छोटा था, 23 समथिंग था, तो फिर तो खेलेगा, मैं ये चेक करना भूल गया। मगर ये कि दैट्स इट। आप ये बताएं, अब स्ट्रेंथ वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। सीब, क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं और क्या रैंकिंग दे रहे हैं आप इसको, क्वेटा को? स्ट्रेंथ वीकनेसेस की बात कर ले, स्ट्रेंथ की बात कर लेते तो आई थिंक दे आर फुल ऑफ एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ सरफराज, नवाज, स्टेन, गेल। आपको एक्सपीरियंस वहाँ मिल जाता है। पावर हिटिंग का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है इनके पास। आजम खान है, क्या कहते हैं यार, मुझे नाम क्यों निकल गया, बेन कटिंग है, बेंटन है और फिर गेल है। ये सारे जो है पावर हिटिंग कर सकते हैं। फिर बीच में आपके कंसोलिडेटर्स भी हैं, जिनमें आपका डेलपोर्ट आ गया, सरफराज आ गया, जो कि कैंट संभाल के रखे। तो वो एक कॉम्बिनेशन है। जहां तक वीकनेस की बात है, वहां मैं थोड़ा देखता हूँ, ऑलराउंडर्स भी हैं, बट वीकनेस जब मैं देखता हूँ तो वो बॉलिंग अटैक में मुझे लगता है कि इनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि एक दफा पिटना शुरू करें तो वो बहुत ज्यादा पिट जाते हैं। दे हैव द पोटेंशियल ऑफ लीकिंग रन्स, ठीक है। और कॉम्बिनेशन भी मुझे इतना खैर इमर्जिंग के बारे में हमेशा आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन मुझे एक इमर्जिंग आपको क्योंकि खिलाना है तो वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। क्योंकि आप एक साथ अगर आरिश को खिला रहे हैं तो फिर आपके पास नवाज भी हैं, आपके पास जाहिद महमूद भी हैं, आपके पास कैस अहमद भी हैं जो कि स्पिन है। तो वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि किस तरह होगा। बट जो मेजर वीकनेस है वो अगेन इनके बॉलिंग मुझे अभी भी लगता है कि स्ट्रांग नहीं है, खासतौर से फास्ट बॉलिंग जो कि रन्स बहुत आसानी से लीक कर देगी। इकोनॉमिकल बॉलर्स नहीं है। सही, चलिए और यार, मेरी रेटिंग जो है बॉटम 3, आई नो दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ, बॉटम 3 पे जा रही हैं आप। चलिए, अल्लाह करे से बेहतर परफॉर्म करें। या स्ट्रेंथ में मैं भी बता देता हूँ कि इनकी जो टीम है ऑन द पेपर अच्छी लग रही है। मतलब कि गेल, बेंटन, कटिंग, ठीक है, आजम खान, एक्सप्लोसिव बैटिंग इनकी टीम जो है, डेल स्टेन, सब मतलब कि टीम पेपर पे बहुत अच्छी लग रही है इनकी। एक्सप्लोसिव पावर हिटिंग भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी का मसला है असल में। बेसिकली आपको जब आप एक वो होते हैं ना, आप तो रिस्क हाई रिस्क होता है या लो रिस्क होता है, बीच में कोई नहीं है, तो ये हाई रिस्क बैटिंग है बहुत ज्यादा। हाँ, मगर ये कि पेस भी देखे तो यार 150 वाले 3 बॉलर इनके पास, स्टेन भी है, नसीम भी है, हसनैन भी है, ठीक है। तो टीम में फ्लैम्बॉयंस बहुत ज्यादा है उस तरह की, यानी कि एक्सट्रीम पेस है और एक्सट्रीम पावर हिटिंग है। वीकनेस की बात कर लें अगर आप, तो वीकनेस में इनका यही है कि एक तो अवेलेबिलिटी के भी इश्यू आएंगे। कोई गेल का उन्होंने बोला हो कि उसका वर्कलोड मैनेज करना है। गेल के रिफ्लेक्सेस हमने बात की कि स्लो हो चुके हुए हैं, पीएसएल में प्रूवन वो फेलियर है। बेंटन की भी सेम चीज, बेंटन एक ही पीएसएल खेली है, वो भी ज्यादा नहीं चल सका था, ठीक है, और उसकी भी पीएसएल कोई अच्छी नहीं गई थी, उसकी भी रिसेंट फॉर्म भी कोई ज्यादा अच्छी टीचर में मुझे नहीं लगी। मिडिल ऑर्डर में अगर देखें, अगर साइम अयूब के साथ जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में 3 के जैसे प्लेयर, साइम अयूब भी होंगे, सरफराज भी होंगे, ठीक है, फिर वो नवाज भी होंगे, आजम खान भी होंगे। तो अब वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है इनकी मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी। मगर इनकी जो बॉलर्स की प्रॉब्लम है वो ठीक है, पेस तो बहुत ज्यादा है, मगर ये सारे जो इनके हसनैन, शिनवारी, अनवर अली, बेन कटिंग, इन सब की जो इकोनॉमी 8 से ऊपर है पीएसएल्स में, ठीक है, दे आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव बॉलर्स। और स्टेन अल्लाह करे कि आगे चले, अब देखें स्टेन कितना अच्छा परफॉर्म करता है। वी हैव हाई और हिस्टोरिकली स्पिन से अगर सिर्फ नवाज से जाते हैं तो इनको बहुत ज्यादा विकेटें नहीं मिलेंगी। अब वही ना, अगर ये नवाज को पिछली दफा, एक और चीज नेगेटिव में जा रही है कि पिछली दफा नवाज नहीं चला था, तो इस दफा उसका चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाज कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितवाने वालों में से है, जो टूर्नामेंट जितवाने वालों में से, हमेशा फाइनल तक या सेमीफाइनल तक लेके जाने वालों से नवाज होता है। पिछली दफा वो नहीं चला, कोयटा बैठ गई थी। तो अच्छा, फिर ये कि इनकी टेल भी लंबी हो सकती है किसी कॉम्बिनेशंस में। फर्ज करें कि अगर इनको हसनैन, नसीम, जाहिद, स्टेन, शनवारी, इन चारों को इकट्ठे या 5 को इकट्ठे खिलाना पड़ गया, they can, all of them can hit like couple of boundaries, मगर उनमें से कोई जेन्युइन ऑलराउंडर एक भी नहीं है। जेन्युइन ऑलराउंडर इनके पास बेन कटिंग होगा, मगर वो बैटिंग की जगह, बैट्समैन की जगह खेलेगा, ठीक है। अनवर अली को खिलाएंगे तो फिर आपकी बॉलिंग वीक होगी, तो इस वजह से थोड़ी सी वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने बताया ना, शिनवारी बैटिंग
हाँ, वो कर लेता है मगर वो सर्टिफाइड यार वो तो नहीं है ना, वो अब एक आधा छक्का तो सारे लगा सकते हैं, स्टेन भी लगा सकता है, नसीम शाह भी शायद एक आधी लगा दे, तो इस तरह के चक्कर है, तो थोड़ी सी वीक एरियाज काफी हैं। ये ना इनके अंगूर खट्टे हैं, ये बेसिकली हमने लाहौर कलंदर से शिनवारी को छीन लिया, ये उसकी वजह से जो है ना बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे कि चले यार वो आपकी तरफ दिल पे लगी हुई है। हाँ, तो यार बात यही है कि मैं भी दिल पे पत्थर रख के मैं भी शायद मैं देना नहीं चाहता था इस दफा, मगर मुझे लग रहा है कि बॉटम 3 में ना आए इस दफा कहीं। यार लास्ट टाइम हम कह रहे थे टॉप 3 में आएंगे, इस पर तो बॉटम 3 में आ गए। हाँ, पिछली दफा हमने इनको मिडिल में दिया था तो लास्ट पे आ गए, इस दफा लास्ट पे दे दी तो अल्लाह करे टॉप पे चले जाए इंशाल्लाह। चलो जी, तो ये था क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे हमारा रेलू कट्टे का स्क्वाड एनालिसिस। तो बॉटम 3 जो है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आएंगे, तो अगेन मे बी इट विल बी द रिवर्स इफेक्ट, देखिए लास्ट टाइम टॉप 3 बोला था तो बॉटम 3 आए थे। एनीवेज, सो बहरहाल थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग आवर शो। हमारी जो है रेलू कट्टे की सीरीज जारी रहेगी फॉर गेटिंग रेडी फॉर द PSL, और जिस तरह हम जो है वो PSL की एक्साइटमेंट हम माहौल बनाते रहेंगे और शो आते रहेंगे, और आप देखते रहिए। और प्लीज डू सब्सक्राइब, यह शुरू में बोलना चाहिए, हमेशा नहीं बोलते। सो डू सब्सक्राइब एंड डू give a thumbs up and do share your comments। और अगर आप लोग हंसी बसा के बाकी टीम्स एनालिसिस में से एग्री नहीं करते, कोई प्लेयर जैसे शिनवारी को बहुत फैटी लगाई इन लोगों ने, तो अगर कोई आपको लगता है कि गलत था तो प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स। और हसीब तो वैसे भी बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल आदमी है, तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।